नमस्कार और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, कुशल मंगल से हैं, स्वस्थ हैं और मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो को आपने जो फर्स्ट वीडियो था उसे आपने बहुत ही अच्छे से गो थ्रू किया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपसे मिलने के पहले, लाइव मिलने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोज़ को बहुत ही अच्छे से समझ लो, ताकि हमारे लिए लर्निंग वास्तु की बहुत ही आसानी हो से हम आगे बढ़ पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो में जो कुछ भी आपको जैसा भी बताया गया है, उसे आप पालन करेंगे, उसे फ़ॉलो करेंगे और कुछ मैंने अपने दिल की बात जो आपसे डायरेक्ट करी है, उनको आपने डेफ़िनेटली अपने दिलों तक पहुँचा दिया होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग से पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीज़ें और कुछ 2 बातें बताना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर वास्तु सब्जेक्ट को आप चाहें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जहाँ तक भी पहुँचाना चाहें, पर इसके कुछ रूल्स हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे से सरलता से समझना भी ज़रूरी है और इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किन-किन चीज़ों का आपको पालन करना है, अगर आप एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं वास्तु की बात करूं या वास्तु के विश्वास की बात करूं या उसके प्रचलन की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लास्ट 2000 सन से लेके आज तक हमारे पास में अगर हम बात करें तो ये उस पीरियड में ये इवॉल्व हुआ हो। इसका प्रचलन जो है कहीं न कहीं अगर मैं ऐसा कहूँ या मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इंडिया में जितनी भी वास्तु एग्ज़िस्ट होती हैं, अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू डायरेक्शंस एंड दिशाएँ। जीवन के अंदर अगर हम अपनी दशा बदलना चाहते हैं, मैं पक्के से ये बात कह सकता हूँ, बिना दिशा के ज्ञान से आप अपना दशा नहीं बदल सकते हैं। और ये जो हम वास्तु की मॉडल की बात करते हैं या वास्तु कोर्स की बात करते हैं, तो मैं आपसे एक ही बात बताना चाहूँगा कि दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें साइंस ऑफ एनर्जी फ्लो की बात करना बहुत ज़रूरी है और ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसको समझना और इसकी लॉजिक को समझना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु के अंदर। और याद रखें, जो पूरी की पूरी बातें हम वास्तु की करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ मिथ, इट्स प्योरली अ साइंस एंड जो सारी साइंस है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। जो एनर्जी फ्लो है उसके अंदर जो कुछ हमें बैलेंस करना है, उसे कैसे बैलेंस करना है, यही सारा वास्तु है। मुझे पता है आपके मन के अंदर कुछ सवाल जरूर पैदा हो रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि जब हम वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं या जब मैं आपके सामने कैमरे पे आऊँगा, लाइव आऊँगा, तो आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, नॉर्मली कि अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि किचन कहाँ पर होगा, बेडरूम कहाँ पर होगा, टॉयलेट कहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा या पूजा घर कहाँ पर होगा। तो मैं मोस्टली इन सब चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट उतर जाऊँगा और आपको बताना स्टार्ट कर दूँगा। येस, आई विल टॉक अबाउट ऑल दिस, बट ये मेरे हिसाब से बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं और इसको जानने के लिए आपको शायद ये कोर्स एनरोल करने की ज़रूरत ना पड़ती। आपको इन चीज़ों को जानने के लिए शायद गूगल पर, यूट्यूब पर या किसी ना किसी 10, 20, 50 रुपए की किताब के अंदर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके पीछे का कहीं न कहीं बात पता चल जाता। बट अगर मैं कहूँ, तो इसके पीछे या इन टॉपिक्स के पीछे जो सिद्धांत है या जो लॉजिक है, ये आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेगा। तो मैं डेफ़िनिटली ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन मुद्दाओं के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर मैं डेफ़िनिटली चर्चा करने वाला हूँ मेरे इस कोर्स के दौरान। लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा जो नॉलेज और ज्ञान देने वाला हूँ, वो इसके ऊपर होगा कि ये जो कुछ भी टॉपिक्स हैं या इनके पीछे जो भी लॉजिक है, वो काम कैसे करती हैं। इनके पीछे की साइंस क्या है, इनके पीछे की लॉजिक क्या है, इनके पीछे की सिद्धांत क्या है। अगर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिशाओं का जो ज्ञान है, उनकी ज्ञान रख के दिशाओं को बदल सकते हैं आप और साथ-साथ में आप
जरूर इन दशाओं को भी अपने बदल सकते हैं। सो दिशा के ज्ञान रखकर दिशा को बदल के आप अपनी दशा जरूर बदल पाएंगे। और मैं बहुत सारे चीजों को बहुत ही सिंपल और रोचक तरीके से और बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके साथ बात करूंगा, ताकि आपको कभी कोई भी पार्ट या कोई भी टॉपिक को कभी भी रट्टा ना लगाना पड़े और आसानी से आपके दिमाग तक इन चीजों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाउ डू यू प्रोसीड। जब मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, लाइव क्लास जब मैं आपका स्टार्ट करूंगा, तो क्या आपको फॉलो करना है, कैसे आपको इन चीजों को प्रोसीड करना है, इस पे मैं थोड़ा सा आज ही इस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहूंगा। किन किन चीजों का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले, कम से कम मैं एक ही चीज कहूंगा, कम से कम दिन में 30 या 45 मिनट आप रोज इस टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस कोर्स को जो एनरोल किए हो, आपके पीछे इसका क्या रीजन है। आप इसे अपना पार्ट टाइम बनाना चाहते हो, आप इसे आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, आप इसे अपना फुल टाइम बनाना चाहते हो, इससे आप अर्निंग करना चाहते हो, या किसी की लाइफ बदलना चाहते हो, या सिर्फ एक एज अ हॉबी सीखना चाह रहे हो। बट अगर मेरी ये रहेगी हमेशा कि आप इस सब्जेक्ट से बेस्ट ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इससे आप अपनी बेस्ट रिटर्न निकाल पाओ। तो जो जो कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, उनमें से जो सबसे पहला पार्ट ये है कि आप 30 से 45 मिनट रोजाना कम से कम इस टॉपिक या जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो कुछ भी मैं सिखाने वाला हूँ उस पर सिर्फ आपका फोकस बना रहेगा। जो लेक्चर्स हम स्टार्ट नहीं करेंगे या जो टॉपिक्स अभी आया नहीं होगा, उनको हम जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे उन टॉपिक्स को हम वहां पर देखेंगे, समझेंगे, उनकी लॉजिक को समझेंगे, उनके सिद्धांत को समझेंगे, उनकी साइंस को समझेंगे, और साथ साथ उनको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक को हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको वहां इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता चलता है और साइंस ऑफ डायरेक्शंस नहीं समझ में आता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर भ्रमित नॉलेज मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से आप सबके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। बात यहाँ पर ऐसी है कि जब हम इन टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे, तो इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वास्तु, एंड व्हाट इज वास्तु एंड इट्स रोल इन मॉडर्न लाइफ। हम सबकी लाइफ में वास्तु का क्या प्रकार से रोल है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोग को ये बात बताना चाहूंगा कि आप किसको वास्तु समझते हैं और आपके मन में क्या धारणा है वास्तु को लेके, और एक्चुअल वास्तु किसको कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आप इसको एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत दिलचस्प लगेगा और आपको लगेगा कि यस, आपने राइट जगह पे मेरे कोर्स को रजिस्टर किया है। जब हम अपना ये 3 दिन का वास्तु कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप अपने आप को एक कंप्लीटली चेंज फील करोगे। एक डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सोचने का नजरिया, आपका पूरा का पूरा डायरेक्शंस के प्रति पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज हो जाएगा, और शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सब्जेक्ट से, वो पूरी तरह से आपको इसको अचीव होते हुए मिलेगा। मैं आपके साथ में जो आज बातें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि आप किसको वास्तु समझते हो और एक्चुअल में वास्तु किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक हमेशा अक्सर ये ख्याल आता है कि ये जो वास्तु है, पिछले सिर्फ 25 या 30 साल से ही हमारे प्रचलन में आया होगा, हमारे नॉलेज में आया है, और इससे पहले शायद हमें लगता था कि वास्तु एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता था। आई डोंट नो आपकी क्या सोच है, विचार है। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं या जो थे, क्या वो कभी वास्तु को फॉलो नहीं करते थे, या नहीं फॉलो करते थे वास्तु, और सिर्फ हम हमारे मॉडर्न लाइफ में मॉडर्न साइंस के अंदर आने के बाद से ही
हम वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, क्या प्राचीन साइंस है ये या मॉडर्न साइंस है ये? शायद ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों बातें करने वाला हूँ आपके साथ में, कि ये वास्तु मॉडर्न साइंस है या वास्तु ये प्राचीन साइंस है। पहले जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट के रूट तक नहीं जाते हैं, फंडामेंटल तक नहीं जाते हैं, हमें उसकी बेस्ट लर्निंग नहीं मिल पाती है। तो याद रखें, हैज पर शास्त्र and the best of my study and research, it is an ancient science and it's been observed since more than 4,000 years old. It's a 4,000 years old science. 4,000 साल पुरानी ये साइंस है, जिसका जिक्र कई शास्त्रों के अंदर भी पाई गई है। यस, कई शास्त्रों के अंदर भी वास्तु की जिक्र पाई गई है। आम लोगों को ये लगता है कि वास्तु सिर्फ 25-30 साल से प्रचलन में आया है, और इसके पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, उनको वास्तु पता भी नहीं था, फॉलो भी नहीं करते थे, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। याद रखें, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है और जानना भी है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे, उनकी अगर हम लाइफस्टाइल देखें, हमारे दादा परदादा बैक ईरा में अगर हम जाएं, 50-100 साल पहले जाएं, उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हम क्लोजली झांकने की कोशिश करें, तो बेसिकली होता क्या था? जब वो घर बनाते थे, तो उनके जितने भी घर थे, वो हॉरिजेंटल बनाए जाते थे। और आज के इरा की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी घर बनाए जा रहे हैं, लगभग जितने घर बन रहे हैं, वो वर्टिकल बनाए जा रहे हैं, यानी कि हम फ्लैट सिस्टम्स में आ गए हैं। जब हम हॉरिजेंटल घर में रहते थे, हॉरिजेंटल घर की सिस्टम हुआ करती थी, तो वहां पर क्या होता था? स्पेस बहुत ज्यादा होता था, जमीन बहुत ज्यादा होती थी। हमारे वर्टिकल घर बनने से आज हमारी जरूरतें जो है, कहीं ना कहीं सीमित होती चली गई है। जैसे हम आज के इरा की बात करें, वर्टिकल घर बनने लगे हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि आज के युग के अंदर शायद वास्तु की जो जरूरत है, वो पहले के जमाने से कई गुना ज्यादा पड़ रही है हमें। एंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा, उनका आप रहन सहन को अगर थोड़ा सा नजदीक से समझोगे, तो घरों के अंदर पहले शौचालय या टॉयलेट नहीं होता था। यानी कि वो, उन्हें जब शौचालय यूज करना था, तब वो घर से बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे, खेत के तरफ जाते थे। इसका मतलब घर में हमारे टॉयलेट नहीं होता था। घर के अंदर बेसिकली जब हम घर में घर बनाते थे, तो जितने भी टॉयलेट थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, वो घर से बाहर निकाल देते थे, यानी कि वो घर में नहीं बनाते थे। और उसके कारण क्या होता था, घर के अंदर जो स्पेस था, उसके बीच के बीचों बीच, घर के जो बीच का हिस्सा था, उसको एक चौक बन बोलते थे या आंगन बोलते थे। पर्टिकुलर चौक या आंगन को हमने है, जहां पर वो पूरा एक ओपन स्पेस हमारे घर में हुआ करता था, जब हमारे बड़े बुजुर्ग हॉरिजेंटल घर बनाते थे। और उसके जितने भी कमरे बनते थे उस बंगले में, वो सारे के सारे कमरे जो थे, उस घरों के इर्द गिर्द, यानी कि वो जो सेंटर था, उस सेंटर से हमेशा कमरे जो थे, उसके इर्द गिर्द में, सराउंडिंग में बनाए जाते थे। इसके बाद थोड़ा और आप आगे जाएंगे, तो जो किचन होती थी, वो घरों के अंदर जब बनाई जाती थी, जिसको हम बोलते हैं रसोई घर, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके ब्लड के अंदर, उनके डीएनए के अंदर ही कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट इस तरह से चिपक गई थी, कि जब वो किसी मजदूर से बोलते थे या मिस्त्री से बोलते थे कि घर के अंदर जब उन्हें किचन बनाना है, तो ऐसी जगह पे किचन बनाना है जहां पर सूरज उगे, और सूरज उगते ही वो किचन के अंदर उनका रोशनी आना चालू हो जाए, यानी कि चढ़दे पासे ऐसी स्थान पर बनाए किचन जहां पर सूर्य की किरण, रोशनी जो है, डायरेक्ट उस रूम तक पहुंचे। इसका मतलब सूर्य निकलते ही वहां पर उनकी रोशनी आए और वहीं पर किचन बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक कितना क्लियर उनका था। सूर्य निकलते ही उस समय जो रोशनी है, सबसे पहले किचन के अंदर जब पहुंचे,
तो ऐसी जगह पर किचन बननी चाहिए उस घर के अंदर, या रसोई घर उस जगह पे बननी चाहिए। हो सकता है उस समय में उनके पास में उन चीजों की लॉजिक नहीं थी, बट कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें जो कि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो उनके डीएनए के अंदर प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं जाके पहले से बस बस चुकी थी। वो उनके ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं पहले से जाके बस चुकी थी। तो टॉयलेट होते नहीं थे, सिर्फ घरों के अंदर स्नान घर होता था। तो पुराने जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे अपने मिस्त्री को कि जो नहाने का जो स्थान बनाना है, वो इस जगह पे बनाया जाए या इस कोने में बनाया जाए, जहां पर वो नहाने के बाद में सूर्य देव को अपने हाथों से अर्घ दे सके, सूर्य सूर्य देव को नमस्कार कर सके। तो फिर वही बात यहाँ पर भी आती थी, अपने मजदूरों को या मिस्त्रियों को इस तरह से वो डायरेक्शन देते थे कि ऐसी जगह पर स्नान घर बनाई जाए जहां पर वो खड़े खड़े सूर्य देव को देख सके और वहीं से वो वहां पर अर्घ दे पाए। अब ध्यान से देखिए, टॉयलेट घरों में होते नहीं थे, घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थल बन जाता था, और जो खाली जगह रहता था और उसके इर्द गिर्द में सारे कमरे बनते थे। जहां से सूर्य निकल रहा है वहां उसके पास में किचन बनाया जाता था, और उसी के आसपास में जहां से सूर्य को देखते हुए अर्घ दे सके, वहीं पर वो अपना स्नान घर बनाते थे। इसका मतलब गलती होने के जो चांसेस हमारे बड़े बुजुर्ग के हाथ में था, वो बहुत ही कम होता था कंपैरेटिवली। जो अगर हम बात करें, जो कि वास्तु पिछले 50-100 वर्षों की अगर हम बात करें, तो उनके कंपैरिजन में आज हम कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर बहुत ही एक अलग तरह से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्योंकि आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये बहुत ही डिफरेंट हो गया है, डिमांडिंग हो गया है, ग्रीडी लाइफस्टाइल हो गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पुराने जमाने के कंपैरिजन में, जब हमने नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो 2-4 कपड़ों में पूरा का पूरा साल निकाल देते थे। आज के युग में अगर हम बात करें, हम अगर अपनी बात करें, तो आज हमारी अलमारियां पूरी कपड़ों से भरी हुई है। और आप देखिए, क्या हम कर रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू वास्तु वर्सेस जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो उन चीजों को कैसे फॉलो करते थे। तो नेचर को कहीं ना कहीं हमने इतना अब्यूज कर रखा है, हमने कितना पोल्यूट कर रखा है, हमने कितना एक्सप्लॉइट कर रखा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो पानी कहीं ना कहीं देखिए खत्म होती चली जा रही है जमीन के अंदर से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमने ही नेचर को डिस्टर्ब कर रखा है। आप देखिए, आज वास्तु की जरूरत ज्यादा है या पुराने जमाने में वास्तु की जरूरत ज्यादा थी। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि आज के युग के अंदर, आज के इरा के अंदर, आज के जनरेशन के अंदर वास्तु का ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन या अर्लियर टाइम्स, बिकॉज देयर लाइफ वाज वेरी सिंपल एंड वी हैव कॉम्प्लिकेटेड आवर लाइफ मोर। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि वी हैव परचेज दिस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑन आवर ओन चॉइसेस एंड ग्रीड। तो फिर बात वही आती है कि पुराने जमाने में हॉरिजेंटल घर बनाए जाते थे, और आज के युग में वर्टिकल घर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब जमीन कम होती चली गई है, जरूरतें बढ़ती चली गई है। तो वास्तु के नियमों की अगर हम बात करेंगे, तो इनको पालन करना धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज के युग के लिए ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और इसीलिए आज के युग में वास्तु की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू दी अर्लियर जनरेशन। और शायद यही कारण है कि आज जितना हम दुखी हैं, इतना पैसा आने के बावजूद, इतना गाड़ियां रखने के बावजूद, इतने अच्छे लाइफस्टाइल होने के बावजूद, जीवन के अंदर पता नहीं कुछ गुम सा गया है। खुशी, हैप्पीनेस, संतोष, कंटेनमेंट, क्या कुछ हमारे पास में है, नहीं है। आप जरा सोचिए, आपको ये सिमिलरली चीजों को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करनी चाहिए। और हमारे जो बुजुर्ग थे, पुराने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, ये कम खर्चे होने के बावजूद, कम पैसे होने के बावजूद, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे,
तो इनकी जिंदगी या रिलेशनशिप या इनके अंदर कहीं ना कहीं इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा कंटेंट थी। इनकी रिलेशनशिप भी अच्छी थी, खुशी भी घर में बहुत थी, हंसी भी होती थी घर में, लोग खुश रहते थे, कंटेनमेंट इनके अंदर बहुत था। और आज अगर हम इन्हीं चीजों की बात करें तो ये सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि आज के युग के अंदर वास्तु का ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू पुराने जमाने के कम मुकाबले। बात वहीं पर आती है कि वास्तु बेसिकली होता क्या है और इसे कैसे समझें कि इसका हमारे लाइफ के साथ में क्या कनेक्शन और किस प्रकार से इसकी कनेक्शन जुड़ती है। ध्यान से देखिए, वास्तु का मतलब होता है, बड़ी सिंपल और बड़ी सरल भाषा में मैं थोड़ा बात करूंगा ताकि आपको चीजों को डायरेक्ट आपके माइंड तक जाए और रजिस्टर हो और इसको कोई रट्टा ना मारना पड़े। दिमाग के ऊपर कोई जोर ना डालना पड़े इस पूरे के पूरे कोर्स में, ये मेरी पूरी की पूरी प्रयत्न रहेगी। पूरी सरलता से आपको मैं ये जो समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज वास्तु। वास्तु का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, वास्तु यानी कि जहां तू वास करता है वो तेरा वास्तु होता है। मैं रिपीट करता हूँ, जहां पर किसी का वास होता है उस जगह की एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वास्तु, वो उसका वास होता है, यानी कि उसका वास्तु होता है। चाहे वो तुम्हारा घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, या कुछ भी हो सकता है, जहां पर हमारी प्रेजेंस होती है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम अपना समय बिताते हैं, उस जगह की एनर्जी या उस जगह की पावर जिसको हम बोलते हैं वास्तु। जहां पर वास करते हैं हम, उस जगह की एनर्जी की अगर हम बात करें, वो एनर्जी किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे को, हमारे थॉट्स को, हमारे मन को, हमारे मगज को, इसको इसी को कहीं ना कहीं सरल भाषा में कहते हैं वास्तु। वो चीज जब प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे हम इंसान को या किसी भी इंडिविजुअल को, जो दुख आ रहे हैं, जो सुख आ रहे हैं, जो खुशियां आ रही हैं, इन सारी चीजों के ऊपर उसका प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी उस पर्टिकुलर जगह की, उस पर्टिकुलर स्थान की, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम वास करते हैं। यही है सिंपल लैंग्वेज वास्तु का। अर्थात वास्तु का मतलब जहां तू वास करता है, सिंपल भाषा में ये उसका सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन है। वास्तु का मतलब है हाउ टू हार्मोनाइज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ आप अपने रहन सहन को कितना बैलेंस बना पाते हैं। और यही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देते हो अगर मैं कहूँ तो पुराने जमाने में अगर आप ध्यान से देखें तो हम नेचर के बहुत ही करीब थे। जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, गांव में जाते थे, विलेज में अगर हम बात करें तो वहां पर जो घर था उस घर में हम छत पर जाके टेरेस पर रात को आराम से सोते थे। एसी होता नहीं था, पक्के मकान नहीं थे, चारपाई होती थी और आराम से उस चारपाई पर हम लेट के सोते थे रात को और बहुत ही फ्रेश सुबह अपने आप को फील करते हुए उठते थे। तो क्या था, नेचर के करीब होते थे। आज घर में एसी लगी हुई है, गांव में भी एसी लगी हुई है, और हो क्या रहा है, फिर भी रात को नींद नहीं आती है हमें। गोलियां खा के हम सोते हैं, फिर भी हमें नींद नहीं आती है। क्यों? वाई? क्योंकि आप और हम प्रकृति से बहुत ही दूर चले गए हैं। और हर घर के अंदर कहीं ना कहीं आज के तारीख में आप देखिए, आरओ सिस्टम लगे हुए हैं, पानी के फिल्टर्स लगे हुए हैं। पानी पीते हैं तो होता क्या है, पेचिश हो जाता है। छोटे जब थे, हम गांव जाते थे या घर में कहीं पर भी जहां भी पानी दिखता था, हम पानी भर के ग्लास में या डायरेक्ट हम कल चला के डायरेक्ट पानी पी लेते थे। सिंपल सा नल चलाते थे, पानी मिलता था, पानी आता था, उसको हम पी लेते थे। इन्फेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। वाई? बिकॉज वी वर क्लोजर टू द नेचर।
पुराने ज़माने में कहीं न कहीं, आज के ज़माने में देखिए कहीं पर आप पानी पी लो, आरओ की पानी पीने के बाद भी लोगों के तबीयत खराब हो जाते हैं। और थोड़ा-सा वापस और मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ, तो पुराने ज़माने में जैसे मान लीजिए कि मिट्टी को लेके अगर हम मिट्टियों में खेलते थे और कई बार मिट्टी लोग खा भी लेते थे, एन्जॉय करते थे, डस्ट उड़ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आज ज़रा-सा बाहर निकल जाइए, थोड़ा-सा डस्ट हमें पकड़ता है, पॉल्यूशन आ जाता है और कहीं न कहीं वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, डस्ट एलर्जी पकड़ लेती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खानी स्टार्ट कर देते हैं। और डॉक्टर कई बार कहता है कि अस्थमा है, आप डस्ट से दूर रहो। क्यों? क्योंकि आज हम नेचर से दूर भागते चले जा रहे हैं, नेचर को अब्यूज़ करते चले जा रहे हैं। So there are so many points I can give as an example. But point is आज नेचर से हम दूर हो गए हैं, नेचर को हमने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है एंड वी आर टू ब्लेम फॉर आवर प्रॉब्लम्स। सो जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो पॉइंट यही है कि हाउ डू वी हार्मोनाइज़ आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर, एंड दैट इज़ वास्तु। अब थोड़ा-सा टेक्निकल भाषा में थोड़े मैं बात करूँगा आपके साथ में कि वास्तु का बेसिकली क्या मतलब होता है। टेक्निकल भाषा में वास्तु का क्या मतलब होता है? एंड याद रखें, वास्तु का सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही मतलब है, 5 एलिमेंट्स एंड 8 डायरेक्शंस। आई रिपीट, 5 एलिमेंट्स एंड 8 डायरेक्शंस। इसका आपस में आपने कैसे इनका सामंजस्य बिठाना है, कैसे इनको आपने बैलेंस करना है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वास्तु एज़ पर टेक्निकल टर्म्स। अगर आपको वास्तु फाउंडेशन कोर्स के अंदर इतनी बात अगर समझ में आ गई, द 5 एलिमेंट्स एंड 8 डायरेक्शंस, इनको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इनकी एनर्जी को बैलेंस करना है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको जीवन के अंदर दुःख और दर्द आपके पास नहीं कभी आ सकते हैं। बस इतना ही आपको समझना है एंड इसके बियॉन्ड में कोई भी वास्तु कुछ भी नहीं है। जब मैं 5 एलिमेंट्स की आपके साथ में बात करने वाला हूँ, तो साइंस भी बात को कहीं न कहीं आज के तारीख में मानता है कि मानव शरीर, यानी कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के अंदर बना है। आदमी 5 एलिमेंट्स यानी कि पंचभूत में पैदा होता है और पंचभूत में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि पंचभूत का क्या मतलब होता है, तो आई कैन से वो बोल नहीं पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। ये पूछने बताने लगेंगे, डरने लगेंगे कि ये कौन से भूत की हम बात कर रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। आई कैन चैलेंज। अगर मैं आप में से भी कईयों को पूछूं कि व्हाट इज पंचभूत, तो शायद आप में से भी कई इस चीज को नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको हम आने वाले हमारे लेक्चर्स के अंदर भी सुनने वाले हैं, बार-बार सुनने वाले हैं और इनके बारे में वास्तु का क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपके सामने एक-एक करके आने वाली हैं। सो मैं बताता हूँ, जो पंचभूत की हम बात कर रहे हैं या 5 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यस, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये है हमारे पंचभूत या 5 एलिमेंट्स। साथ में है इनके 8 डायरेक्शंस जो हमारे पास में है। और कहीं न कहीं बस इतना ही हमें करना है कि ये जो 5 एलिमेंट्स और जो 8 डायरेक्शंस हैं, इनको आपस में कैसे हमें बैलेंस करना है। और अगर हमने इनको सही तरह से बैलेंस कर दिया, इनके बीच में हमने सामंजस्य सही तरह से बिठा दिया, तो जीवन हमारी इतनी सरल हो जाएगी, इतनी सुगम हो जाएगी कि आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और जीवन के अंदर अगर आपको खुशियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, खुशियाँ कभी भी आपके पास खुद पहुँच जाएगी, खुद आपके पहुँच के आपसे आपकी खुशियाँ आपकी कदम चूमेगी। बस इतना ही है आपको वास्तु जो कि समझना है, और इससे ज़्यादा कोई संदेश मैं आपको यहाँ पर देने नहीं चाहता हूँ। तो फिर मैं वही बताना चाहूँगा आपको एक बार फिर से कि 5 एलिमेंट्स और 8 डायरेक्शंस, यही हैं हमारे
टोटल जो कि पूरा का पूरा वास्तु इनके ऊपर बेस्ड है। और कहीं ना कहीं अगर आप इनको समझ लिए, इनको बैलेंस करना समझ लिए, तो सारा का सारा लर्निंग आपके लिए वास्तु का बहुत ही सिंपल और सरल हो जाएगा। हालांकि मैं ये कहूंगा जरूर कि डायरेक्शन 16 होते हैं, 16 डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 8 डायरेक्शंस की बात करने वाला हूं। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे ड्यूरेशन में कोर्स के अंदर, लेवल 2 के अंदर जब हम जाएंगे, तो वहां पर हम, या लेवल 1 में भी हम कहीं ना कहीं 16 डायरेक्शंस की भी बात हम वहां पर करने वाले हैं। बट अभी सिर्फ 5 एलिमेंट्स और साथ में 8 डायरेक्शंस, इनको कैसे आपस में सामंजस्य बिठाना है, बैलेंस करना है, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल वास्तु ऑल अबाउट। सो कहीं ना कहीं अगर आप इन 5 एलिमेंट जो कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी का पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, आप बने हुए हैं, मैं बना हुआ हूँ, तो ये पूरा का पूरा 5 एलिमेंट्स में ही कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। और इन्हीं सब 5 एलिमेंट्स के अंदर विलीन भी हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 5 एलिमेंट्स। और जो 8 डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शंस भी आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि आपने सुना जरूर होगा। पहला डायरेक्शन है नॉर्थ यानी कि उत्तर, दूसरा डायरेक्शन है ईस्ट यानी कि पूरब, तीसरा डायरेक्शन है वेस्ट यानी कि पश्चिम, चौथा डायरेक्शन है साउथ यानी कि दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पूर्व, और साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। ये 8 डायरेक्शन हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इनका जो सबसे मुखिया है, या जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो होता है जिसको हम बोलते हैं बाप सबका, वो है इनका सेंटर। तो सेंटर जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हालांकि वो डायरेक्शन नहीं है, बट इनका जो सेंटर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सारे के सारे वास्तु के अंदर। यानी कि 8 डायरेक्शंस, 1 सेंटर एंड 5 एलिमेंट्स, ये पूरी की पूरी साइंस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शंस और 1 सेंटर, अगर ये आपको समझ आ गया, तो इनका आपस में कैसे सामंजस्य बिठाना है जीवन के अंदर, आपको खुशियां जो है कहीं ना कहीं आप तक चल के आएगी। आपको खुशियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, खुशियां आपके पास खुद चल के आएंगी, अगर आपने इनको सही तरह से समझ लिया और इनको इनके बैलेंस या सामंजस्य बिठाना जान गए। जो हमारा पूरा का पूरा वास्तु फाउंडेशन कोर्स होगा, वो इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा घूमने वाला है, साइंस और एनर्जी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और आपको बहुत ही सरलता से मैं बताऊंगा, बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक पूरक रूप से बताऊंगा। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, ये जब आप करके कंप्लीट करोगे, तो एक्चुअल में वास्तु क्या होता है आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। अभी तक मैंने जितना भी वास्तु सुना है, मैंने जितना भी वास्तु कहीं ना कहीं सुना है, वर्सेस जो आपने अब तक जितना भी वास्तु सुना होगा, आपने जितना अभी तक वास्तु सुना होगा, मैं पक्के से कह सकता हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रमित वास्तु सुना होगा। और कई तरह से आपको कहीं ना कहीं भ्रम होगा कि आप, जो कुछ भी आपके मन में विचार और जो कुछ भ्रम पैदा हुए होंगे वास्तु को लेके, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं टूट जाएगा जब इस वास्तु कोर्स के अंदर आप चलोगे, हम बढ़ेंगे आगे, तो डेफिनेटली यू विल से वाओ, व्हाट अ कोर्स दिस इज। तो ये है हमारे पास में इस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 से रिलेटेड, जहां पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कैसे आपको इस वास्तु कोर्स को स्टार्ट करना है, किन किन चीजों का आपको पालन करना है, क्या एक्चुअल वास्तु है जो कि हमें जानना चाहिए, किस तरह से ये 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शंस और 1 सेंटर जो है वो कैसे अपने आपस में काम करते हैं, इनका सामंजस्य हमें बैलेंस कैसे बिठाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो भी आप अच्छे से बार बार, 2 बार, 3 बार जरूर गो थ्रू करेंगे, ताकि जब हम हमारे फर्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे, तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वास्तु को लेके जरूर होगी। आपके मन में जो भ्रम होगा, आपके मन में जो
मिथ्स होंगे वास्तु को लेके, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से निकल जाएंगे जब हमारा ये ड्यूरेशन स्टार्ट होगा। और आप ऐसा जरा भी मत समझिएगा कि मैं आपके साथ में किचन, टॉयलेट, बेडरूम, वॉशरूम, बाथरूम, घर, पूजा घर, इनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको उसके अंदर की जो साइंस है, जो लॉजिक है, जो सिद्धांत है, जो शायद आपको ना कोई 20-25 रुपए की किताब या 50 रुपए की किताब या कोई गूगल या कोई यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, वो उसकी पीछे की जो साइंस और सिद्धांत है, उन चीजों की हम बात करेंगे ताकि आपको वास्तु को कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और अगर आप इस सब्जेक्ट से आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, हॉबी बनाना चाहते हो, किसी वास्तु एक्सपर्ट के सामने खड़े रह के आंख में आंख मिलाना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक अलग लेवल पे, एक अलग डायमेंशन पे और एक साइंटिफिक वास्तु को जब जान जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो नॉलेज है या वास्तु का जो ज्ञान है, वो कितना गहरा है हो जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद में। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। दोनों वीडियो जो अब तक मैंने आपको भेजे हैं, आप इन्हें अच्छे से गो थ्रू करिएगा, क्योंकि अगला जब हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा, तो इन चीज़ों से ही हम अपने वास्तु की लर्निंग का स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद में हमारा एक्चुअल वास्तु के जो टॉपिक्स हैं, एक एक करके जब आपके सामने आएंगे, तो जो कुछ भी आपके मन में भ्रम है, जो कुछ भी मिथ्स हैं, जो कुछ भी डाउट्स हैं वास्तु को लेके, वो कंप्लीटली शांत हो जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी हमारे लाइव सेशन में। मैं चाहूँगा कि आप 100% लाइव अटेंड करें और इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखें और आगे बढ़ें। मिलते हैं। नमस्कार।